देखो केमिकल काइनेटिक्स का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाफ लाइफ पीरियड। देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है उसको डिस्कस करने से पहले जो इनका रिजल्ट आया था हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो लिख लेते हैं। ये हमें चाहिए होगा हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इनके लिए आई थी, जीरो ऑर्डर के लिए आया था कि रेट कांस्टेंट रिएक्शन का किसके बराबर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी और टाइम टेकन टी। ये आई थी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया था रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log of initial concentration of reactant upon concentration at time t। ये हमारे पास आई थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो अब हम वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड। मैं इधर लिख लेता हूं इसको हाफ लाइफ पीरियड क्योंकि हमने दोनों के लिए रखना है। हाफ लाइफ पीरियड पढ़ने वाले हैं इन दोनों के लिए, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सिंपली अगर हाफ लाइफ को डिफाइन करें, हाफ लाइफ का मतलब है एक रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को आप कैसे पहचानोगे, जो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ली हुई है जब वो आधी हो जाए, आधी होने तक कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। मींस अगर सपोज करो इनिशियल कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की आपने 10 मोलर ली हुई है तो हाफ लाइफ पे क्या होगा कि जब उसकी कंसंट्रेशन 5 मोलर इसके आधी पहुंच जाएगी, उसके लिए जो टाइम लगा, जो टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, उसको हम सिंपली बोलते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं हम टी हाफ से, मतलब टी हाफ मतलब हाफ लाइफ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और वो क्या होगा हाफ लाइफ, जब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आधी हो जाएगी। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि हाफ लाइफ निकालने के लिए हमें टाइम निकालना है और उस टाइम पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी उस टाइम पे वो आधी होगी इनिशियल कंसंट्रेशन के। मतलब ये वाली जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, वो कितनी होगी, आधी होगी इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के लिए। तो फॉर हाफ लाइफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर हाफ लाइफ जो टाइम होगा वो हो जाएगा T1.2, ठीक है, हाफ लाइफ के लिए। और जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी एट टाइम टी पे वो कितनी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी कंसंट्रेशन होगी इसकी जब हाफ लाइफ की बात की जाएगी, ठीक है। तो इसको इन वैल्यूज को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू R0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस R0 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2, ये वाली वैल्यू R की जगह पे बदली, अपॉन T हाफ। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हाफ लाइफ निकालना है, टी हाफ हम इधर ले जाएंगे। तो टी हाफ मतलब हाफ लाइफ किसी केमिकल रिएक्शन का वो किसके बराबर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या बच जाएगा हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ है ना, आर माइनस आर का हाफ, आर का हाफ बच गया हमारे पास, आर का हाफ लिख दिया। और के भी इधर नीचे आ जाएगा, इसको मैं से लिख देता हूं 1/k। तो सिंपली क्या हो जाएगा R0/2k। तो टी हाफ या हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का किसके बराबर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट की कितनी है, अपॉन 2 इंटू के, और के यहां पे है रेट कांस्टेंट। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि उस रिएक्शन को हाफ कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। सिंपली वो आप यहां से निकाल सकते हो, ये इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, अपॉन 2 इंटू के। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर निकालना होगा किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ तो वो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आपको समझ आ गया कि हमने कैसे ड्राइव किया, सिंपली कुछ नहीं किया, इस कंसंट्रेशन जो टाइम टी पे है वो आधी होगी हाफ लाइफ पे, सिंपल इनिशियल कंसंट्रेशन की वो आधी होगी, वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करके, और इस जो टाइम की बात की गई है वो टाइम कौन सा है,
हाफ टाइम, मतलब टी हाफ से डिनोट होता है वो, ठीक है। टाइम हाफ नहीं होगा, सिर्फ डिनोट करने का तरीका है, ठीक है, टी हाफ। ये आधा टाइम नहीं होगा। सपोज करो एक रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 30 मिनट लगते हैं, तो जरूरी नहीं है उसका हाफ लाइफ जो होगा वो 15 मिनट का होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि थ्रू आउट द रिएक्शन जो चलती है उसमें रेट जो होता है वो सेम नहीं रहता। हो सकता है 50% कंप्लीट 5 मिनट में हो जाए वो, ठीक है ना। उसके बाद आगे तो वो हम देखेंगे, जैसे हम इसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको उधर अच्छे से समझ आएगा। 40% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, 30% होने के लिए कितना लगा, 99% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा। इसके रिलेटेड जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ आएगी। और ये नहीं समझना कि अगर किसी रिएक्शन का फुल कंप्लीट होने के लिए अगर टाइम दिया हुआ तो हाफ टाइम उसका आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो किस पे डिपेंड करेगा, इस वैल्यू पे। इधर से आपको टी हाफ मिलेगा, ठीक है। हो सकता है 50% रिएक्शन कंप्लीट जल्दी हो सकती है, और कंप्लीट जैसे 50% रिएक्शन कंप्लीट 5 मिनट में हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि 100% रिएक्शन जो है वो 10 मिनट में होगी। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के लिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अलग है, अगले जैसे इसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की स्लो होती जाएगी, और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती जाएगी, और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की स्लो होगी तो रेट भी स्लो होगा। मींस फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट की हो रही है वो भी स्लो होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा, तो वो टाइम आगे वो ज्यादा लेने वाली, ठीक है। समझ गए इस चीज को? इस चीज को आप उसके साथ नहीं कर लेना, रिएक्शन के टाइम के साथ नहीं आधा कर लेना, सिर्फ ये डिनोट करने का तरीका है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी अगर हाफ लाइफ निकालना है आपको, तो सिंपली हम क्या करेंगे, टी की जगह पे क्या बदलेंगे, टी हाफ, और टी हाफ पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कितनी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी। ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने सीधा इसमें वैल्यू भरनी है, तो के किसके बराबर आएगा, 2.303 अपॉन टी 1/2 हाफ लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की आर कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी, तो हम लिख लेंगे R0/2। ये R0 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, ये कितना होगा 2.303, टी हाफ को इधर ले आता हूं मैं, के को इधर ले लेते हैं, तो log ऑफ 2, देखो ये होगा हमारे पास 2.303 अपॉन के, और log 2 की वैल्यू होगी 0.3010। अब ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ जो होगा, हाफ लाइफ अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालना होगा वो सिंपली कांस्टेंट वैल्यू 0.693 अपॉन के, और के जो होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होगी फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो इसका मतलब हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा, कोई भी रिएक्शन होगी जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती होगी उसका हाफ लाइफ क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट के, उसका जो रेट कांस्टेंट उसके साथ डिवाइड करोगे, ठीक है। तो मैं हम बोल सकते हैं हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की आपने कितनी कंसंट्रेशन ली है उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि कब वो रिएक्शन आधी कंप्लीट होगी, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगी, के पे, रेट कांस्टेंट क्या है। तो आप जितनी बार उस रिएक्शन को करोगे इनिशियल कंसंट्रेशन वेरी करके भी, हमेशा उसका हाफ लाइफ जो होगा वो आपको सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि उसके लिए के की वैल्यू सेम होगी, समझे। तो ये हो गया हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, समझ लगी आपको हाफ लाइफ की। अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। देखो इसके साथ में एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेंगे, सीडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये क्या है कि एक्चुअल में अगर इसको सिंपल भाषा में समझे हम, तो ऐसी कुछ रिएक्शंस हैं जो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करती हैं, मगर जब उसको एक पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशंस में या एक पर्टिकुलर कंडीशंस में हम कैरी आउट करते हैं तो वो अलग ऑर्डर फॉलो करते हैं। या इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक हम अगर जो एस्टर है उसकी अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं CH3COO C2H5, ठीक है, ये इथाइल
इथेनोएट है। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करें मींस इसको पानी के प्रेजेंस में तोड़ेंगे और ये टूटने पे क्या बनेगा, वो एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, ये जो है ये टूटेगा आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल C2H5H, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एक्चुअल में ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, मगर उसके साथ में ये एक हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है कि हम इसमें हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इस एस्टर को तोड़ रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन हम बहुत ज्यादा रखते हैं। वाटर के प्रेजेंस में इसको तोड़ रहे हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन हम हाई लेते हैं। तो जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो पानी की कंसंट्रेशन जो है बहुत कम चेंज होती है। मींस हमने अनलिमिटेड या एक्सेस में पानी जब लिया हुआ है तो पानी की कंसंट्रेशन की जो चेंज है इस रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो वो बहुत कम होगी। तो होता क्या है कि जब पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा ली है तो पानी की कंसंट्रेशन जो है इस ऑर्डर को इंपैक्ट नहीं करती है। उसकी पानी की कंसंट्रेशन की जो चेंज है जो बहुत कम हुई है, क्यों कम हुई है, क्योंकि हमने पानी बहुत एक्सेस में लिया। तो वो जो पानी की कंसंट्रेशन की जो चेंज है जो बहुत कम हुई वो इस रिएक्शन के रेट को इंपैक्ट नहीं करती है। अब उस वक्त क्या होता है कि जो एस्टर की कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन ही सिर्फ इंपैक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो उस टाइम पे ये रिएक्शन बन जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस एस्टर। एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली वो पानी की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, दोनों की पावर 1 1 से, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है। मगर जब हम इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लेते हैं, हाइड्रोलिसिस में नॉर्मली कंसंट्रेशन जो है पानी की वो ज्यादा रखी जाती है, तो ओवरऑल इसकी चेंज बहुत कम होती है, तो वो इंपैक्ट नहीं करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये बन जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एक कंडीशन है, पर्टिकुलर कंडीशनल। नॉर्मली ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की थी मगर बिहेव कैसे कर रही है फर्स्ट ऑर्डर, और वो क्यों कर रही है, हमने एक कंडीशन रखी हुई है। पानी जो है हम एक्सेस में लेते हैं हाइड्रोलिसिस में, तो इस कंडीशन में ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शंस जो किसी कंडीशन की वजह से अपना जो ऑर्डर है वो बिहेव नहीं करती है, शो नहीं करती है, जो एक्चुअली में वो फॉलो कर रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं सीडो ऑर्डर रिएक्शन। तो एक हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन और है जो हमारे पास सुक्रोज होता है, जो केन शुगर होता है, इसका फार्मूला है C12H22O11। ये हमारे पास सुक्रोज है, इसको केन शुगर भी बोलते हैं, जो टेबल शुगर हमारे पास होती है। इसको भी अगर हाइड्रोलिसिस करें तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटती है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का फार्मूला C6H12O6 होता है। ये आइसोमर है एक दूसरे के, C6H12O6 और ग्लूकोज, ये अगर ग्लूकोज है दूसरा हमारा फ्रक्टोज होगा। एक्चुअली ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलके सुक्रोज बनाते हैं। तो जब इसकी दोबारा से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। तो ये भी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। नॉर्मली ये भी एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, मगर हाइड्रोलिसिस जब कर रहे हैं तो हमने पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा रखी है। जब भी हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये भी इसकी कंसंट्रेशन पे अब इसका रेट इंपैक्ट नहीं होगा। वो किस पे डिटरमाइन करेगा, इसका, इससे वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन जो तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये फिर बिहेव करेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कंडीशनल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक्चुअली में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं सीडो ऑर्डर रिएक्शन। समझ लगे, एक छोटा सा कंसेप्ट था आपका इसके साथ में। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। ओके।